आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। महाराष्ट्र में दिवाली के बाद मंदिर खोलने की इजाजत मिल सकती है, ऐसे संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए हैं। तो देखिए, अनलॉक की खबरें मिलने पर लगता है हालात सामान्य हो जाने की ओर है। धीरे ही सही, और वैक्सीन पर अपडेट मिलना मतलब एक अच्छी खबर ही होती है। महाराष्ट्र की एक और खबर है कि वहां भी दिवाली के दिन ही फुलझड़ी और अनार जलाए जा सकते हैं। बाकी कई राज्यों में तो पूरी तरह से पटाखे फोड़ने से लेकर बिक्री पर भी बैन है। इस बार वजह केवल प्रदूषण ही नहीं बल्कि कोरोना भी है, क्योंकि कोरोना में श्वास संबंधी या फेफड़ों से जुड़ी समस्या है और पटाखों से निकलने वाला वो जहरीला धुआं खतरनाक ही है। तो जहां नियम बन रहे हैं वहां तो सख्ती से पालन करना ही है, लेकिन जहां नहीं है और आपको लगता है कि इस साल थोड़ा पटाखों से दूर रहकर आप ग्रीन दिवाली मना सकते हैं और इसके लिए प्लेज ले सकते हैं, तो खुद के लिए और हमारे आसपास के वातावरण के लिए बहुत बढ़िया ही होगा। तो एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए और ग्रीन दिवाली मनाइए। नमस्कार, आदाब, हेलो, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जहां हम बात करते हैं कोरोना से जुड़ी साइंटिफिक कहानियों की, रिसर्च की और बढ़िया रिपोर्ट्स की। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या आपके कान में आवाज गूंजती है और इससे आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि इसका कोरोना से संबंध हो सकता है। वहीं अगर आप युवा हैं और कोरोना है पर कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, तो भी क्या कोरोना आपके दिल के लिए हानिकारक बन सकता है। फिर बात करेंगे एक रियलिटी चेक की, दिल्ली के कोरोना ऐप का रियलिटी चेक, वो कितना सही है, उसमें क्या दिक्कतें हैं, और आखिर में मुलाकात होगी एक कोरोना सर्वाइवर से। सबसे पहले देते हैं आपको कोरोना पर देश दुनिया से जुड़ी अपडेट्स। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 5.2 करोड़ के पार चले गए हैं। इसके साथ साथ विश्व भर में वायरस से 12 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 85,53,000 हो गए हैं। वहीं अब तक 1,26,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 5,11,000 पर आ गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में रिकवरी रेट 92.49% हो गई है। इसमें लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमण के रिकॉर्ड 7,745 नए केस दर्ज किए गए हैं और 77 मरीजों की मौत हुई है। अब यहां संक्रमण दर 15% से ज्यादा है। रेलवे ने पश्चिम बंगाल में 11 नवंबर से 696 सब अर्बन सर्विसेज शुरू करने का फैसला लिया है। बीएमसी ने दिवाली में पटाखे जलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। बीएमसी ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी सार्वजनिक, सरकारी या प्राइवेट जगहों पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, पब, जिम, क्लब में भी पटाखे नहीं जला सकते हैं। पटाखे जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जहां 24 घंटे में 2,247 नए मरीज मिले हैं और 26 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ पार करने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश बन गया है। डेनमार्क में कोरोना संक्रमण में इजाफे के बाद ब्रिटेन ने नए उपाय किए हैं। ब्रिटिश नागरिक डेनमार्क से वापस आ सकते हैं, लेकिन उन्हें और उनके घर के सभी सदस्यों को 14 दिनों के लिए आइसोलेट करना होगा। ब्रिटेन में अस्पतालों को अगले 3 हफ्तों के भीतर वैक्सीन रोल आउट करने की तैयारी करने को कहा गया है। पिछले हफ्ते एक मीटिंग में कहा गया कि यह महीना खत्म होने से पहले वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। शुरू में वैक्सीन केयर होम रेजिडेंट्स, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। कोरोना पीड़ितों के कान में अब आवाज गूंजने के मामले भी सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के लक्षण वाले कुल 40% मरीजों में ये दिक्कतें देखी गई है।
कान में आवाज गूंजने के वैज्ञानिक भाषा में टिनिटस कहते हैं। ये दावा ब्रिटेन में हुई एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया है। हमारी सहयोगी खुशबू ने बात की डॉक्टर सुजाता चक्रवर्ती से, जो कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस अस्पताल वाशी में, और समझा कि ये टिनिटिस क्या है। तो डॉक्टर, ये टिनिटिस क्या है? ये कौन सी समस्या है जो कोरोना के मरीजों में दिख रही है? अभी टिनिटस जो है कोरोना से पहले ही था, ऐसा नहीं है खाली कोरोना के मरीजों में दिख रहे हैं। टिनिटस जो है हमारे कान में कभी कभी कुछ आवाज गूंजते रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं कोई तो अंदर से कुछ आवाज होते हैं, तो इसे टिनिटस कहते हैं। ये ईयर के अंदर जो हमारे जो नर्व वेसल्स हैं उसके वजह से कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो ये हो सकता है। कभी कभी स्ट्रेस में ये बढ़ता है, एंजाइटी में बढ़ता है। मोस्ट लाइकली लग रहा है कि कोरोना में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड फ्लो के जो चेंजेस हैं उसकी वजह से जिनको पहले से थोड़ा बहुत था वो कोरोना में जाके थोड़ा बढ़ रहा है, वो ये हमारे नोटिस में आ रहा है थोड़ा। तो डॉक्टर, आपके पास हॉस्पिटल में कभी ऐसे कोई केसेस आए हैं जिनमें ये टिनिटस की प्रॉब्लम मतलब अराइज हो रही हो और आपको देखने मिल रहा है कि हाँ वो कोविड की वजह से हो रहा है? कंट्री में उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, यूके यूएस में ये ज्यादा कॉमन है। लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे ज्यादा क्वाइट जोन है वहां पे उनको सुनाई ज्यादा दे रहा है प्रॉब्लम्स। तो है, थोड़ा बहुत है, जिनको पहले से था वो बढ़ रहा है, अभी क्योर होने के बाद धीरे धीरे कम भी हो रहा है। तो डॉक्टर, ये जो टिनिटस है ये जैसे मान लीजिए कोई पहले से झेल रहा है, जैसे आपने बोला ये गंभीर रूप ले लेता है, तो मतलब किस हद तक ले सकता है ये पहले से जो जूझ रहे हैं और फिर बाद में उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो किस तरह की प्रॉब्लम्स उनमें आ सकती है? हाँ, तो ये टिनिटस की वजह से स्लीप में प्रॉब्लम्स होता है, स्ट्रेस जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत था वो बढ़ रहा है क्योंकि बाहर से आवाज है नहीं, अंदर से एक फीलिंग आ रहा है कि आवाज हो रहा है, ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है कान के अंदर, तो इसकी वजह से बढ़ रहा है। और ये साइकिल में लोग अटक जा रहे हैं कि एक स्ट्रेस हो रहा है, टिनिटस बढ़ रहा है, टिनिटस बढ़ रहा है, इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो हमारे ध्यान रखना पड़ेगा कि कान में हियरिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तो इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को कि हाँ हियरिंग में प्रॉब्लम है। तो अगर पॉसिबल है ऑडियोलॉजिस्ट के हेल्प से सच में कान के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, वो हमें इवैल्यूएट करना है। तो डॉक्टर, अभी जो है एक लॉन्ग कोविड करके एक जो है एक टर्म निकला है जिसमें महीनों बाद कोरोना से ठीक होने के बाद भी उसमें जो है कई लक्षणों से लोगों को जूझना पड़ता है। तो जो ये टिनिटस है, ये जो बीमारी है, क्या इसे भी हम लॉन्ग कोविड में मतलब जोड़ सकती हैं, ऐड ऑन हो सकता है आगे चलकर, आने वाले दिनों में? अभी देखिए, कोई भी रीजन जिसमें हमारे स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे कि कोई बीमारी ज्यादा टाइम से चल रहा है तो उसके वजह से टिनिटस बढ़ सकता है। सेम इसी में हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन अगर बहुत दिन से किसी को तकलीफ दे रहा है तो उसकी वजह से जो टिनिटस आ रहे हैं वो ज्यादातर टाइम तक हो सकता है। तो स्पेसिफिकली लॉन्ग कोविड में ये है, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, बट कोई भी लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से ये जैसे ज्यादा दिन तक रह रहे प्रॉब्लम। तो डॉक्टर, जैसे कान से रिलेटेड जो चेकअप होता है उससे लेकर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस कोविड टाइम्स में जो है कान से रिलेटेड जो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी तो इंडिया में वैसे केसेस आ नहीं रहे, आपने अभी कहा कि यूके में ये ज्यादा मतलब केसेस आ रहे हैं, तो फिर भी क्या जो पेशेंट्स हैं जिन्हें ये टिनिटस की जो बीमारी है वो इन्हें जो चेकअप करवाने का जो शेड्यूल होता है, आप उसके ऊपर क्या सलाह देना चाहेंगे? तो रूटीन जो चेकअप्स है, जो ईयर का प्रॉब्लम लेके जो चेकअप्स था, हियरिंग लॉस लेके रिलेटेड जो चेकअप्स था, वो कंटिन्यू रखना है। जस्ट बिकॉज कोविड आए हैं सब कुछ बंद हो जाएगा, खाली कोविड के ऊपर हमारे कंसंट्रेशन जाएगा, इसकी वजह से ये सब साइड प्रॉब्लम्स जो हैं ये और ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारे जो बाकी सब प्रॉब्लम्स है उस पर भी हम ध्यान दें। और डॉक्टर, ये जो टिनिटस है बीमारी, इसको मतलब कोई उपाय है जो, मतलब एक तो रेगुलर चेकअप है ही, लेकिन कुछ ऐसे उपाय जो लोग कर सकते हैं कि कानों को जो ध्यान देना चाहिए कान के ऊपर, उसमें क्या क्या टिप्स हैं?
अभी टिनिटस अपने में बीमारी नहीं है, दूसरे कोई बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, कान के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जो प्रॉब्लम से हमारे हियरिंग का डिफिकल्टी हो सकता है, जैसे ज्यादातर हेडफोन्स बहुत वॉल्यूम में यूज करना, नॉइजी एरिया में रहना, ये सब प्रॉब्लम्स जो अभी हम घर में ज्यादा रह रहे हैं, हर चीज हम लैपटॉप के थ्रू, फोन के थ्रू कर रहे हैं, तो हेडफोन से यूज ज्यादा हो रहा है, तो उसमें ध्यान देना है। टेलीविजन की नॉइज थोड़ा कम रखना है, तो ये सब हम करेंगे तो टिनिटस का प्रॉब्लम कम हो सकते हैं। और हमारे स्ट्रेस को जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल रखना है। शुक्रिया खुशबू डॉक्टर सुजाता से बात करने के लिए। तो डॉक्टर सुजाता का कहना सही है कि अभी हम सभी घर पर हैं तो हेडफोन्स का इस्तेमाल खूब हो रहा होगा, लेकिन इसके इस्तेमाल को थोड़ा कम करना होगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना होगा। अब बारी एक छोटा सा ब्रेक लेने की। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं। अब बात करेंगे युवाओं से जुड़ी। कई युवा भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और उनमें से कई ऐसे भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन अब एक नई बात है, एक नई रिसर्च है जिसमें ये सामने आया है कि एक युवा और एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीज, यानी जिसे कोरोना के लक्षण नहीं है लेकिन कोरोना है, उसके दिल को भी खतरा हो सकता है। क्या समझाना चाहती है ये रिसर्च? हमारी सहयोगी खुशबू ने बात की प्रोफेसर डॉक्टर एम वली से, जो सीनियर कंसल्टेंट है सर गंगाराम अस्पताल में। तो डॉक्टर, कोविड-19 की वजह से वैसे तो ये हमारे बहुत सारे अंगों तक पहुंच चुका है। पहले भी ऐसे केसेस आए हैं कि वो हमारे दिल पर भी अटैक करता है। तो किस हद तक जो है इसका असर पड़ता है हमारे दिल पर? आपने बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात कर डाली। इस वक्त देखिए, ये कोरोना जो है ना, शुरू में इसके बारे में पता नहीं था। लोग समझ रहे थे बस ये नाक में, गले में और लंग्स में चला जाएगा। लेकिन ये जो रिसेप्टर्स पे जमता है ACE2, वो सबसे ज्यादा दिल की धमनियों में होते हैं, दिल के मसल्स में होते हैं और दिमाग में भी होते हैं। तो पहले हम दिल की बात कर रहे हैं, तो दिल का मतलब, जब हम दिल की बात करते हैं तो जो खून की रगें होती हैं उसमें ये महाराज क्या करते हैं, ये खून को जमा देते हैं। फाइब्रिन एक चीज होती है, जैसे आपने देखा होगा खून का गोला बनाते बनाते ऊन उलझ जाती है, तो इसी तरह से ब्लड वेसल्स के अंदर जो फिब्रिन होता है, फिब्रिन जो होता है वो उलझ जाता है और उसमें ब्लड के सेल्स जो हैं वो चोक हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेडिकल भाषा में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कर रहा है तो ये ब्रेन में चला जाता है आर्टरीज से, तो ये ब्रेन में स्ट्रोक कर देता है। और अगर पेरिफेरल आर्टरीज में चला जाता है तो ये पैर काटना पड़ता है, गैंग्रीन कर देता है। और यही पीस टूट के लंग में चला जाता है तो ये लंग में एम्बोलिज्म कर देता है। और हार्ट में चला जाता है तो हार्ट के अंदर गेंद की तरह से वैल्व बन जाता है और सडन डेथ हो सकती है। इसके अलावा हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको ये कमजोर कर देता है। उन मसल्स की जो क्रमाकुंचन की शक्ति होती है उसको ये कमजोर कर देता है। कभी कभी लोगों की आंखों के अंदर भी क्लॉट चले गए, उसको हम कोविड आई कहते हैं। एक केस रिपोर्ट हुआ था गुजरात में, अहमदाबाद में, वो ब्लाइंड हो गया था, तो उसकी आंख के अंदर की जो नस है उसकी आर्टरी में कोरोना सांप घुस गए थे। तो ये बड़े बड़े काम करता है और लोगों को अपाहज बना रहा है, लोगों के साथ पता नहीं क्या अन्याय कर रहा है और इसके बारे में रोज नित्य नई इसकी हरकतें सामने आ रही हैं। तो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और अभी एक नई चीज सामने आ रही है जो लोगों के अंदर ब्रेन इफेक्ट हो रहा है। ब्रेन में क्या हो रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक तो मैंने बता ही दिया, लेकिन इसके स्ट्रोक से पहले लोगों को गुस्सा आना बढ़ रहा है। गुस्से में लोग, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, नौजवानों को खासतौर से डिप्रेशन हो रहा है। आपने सुना होगा शुरू में एक सफदरजंग से कूद गया था नौजवान, रिपोर्ट आने से भी पहले, जब कोरोना शुरू हुआ था 7वीं मंजिल से कूद गया था।
सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो रही हैं। तो ये दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर कर रहा है। और अभी लोगों के पास जो पैसे खत्म हो गए हैं, जॉब खत्म हो गई है और परेशान हो रहे हैं लोग, तो उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड के लिए सोच रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये दिमाग को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो कोरोना जो है दिमाग को, दिल को, पूरे शरीर को, लंग्स को, लीवर को और आर्टरीज को और एक्सट्रीमिटीज को। हाँ डॉक्टर, हाँ ये डॉक्टर आपने बात तो बिल्कुल सही की कि वो मतलब अभी शरीर के बहुत सारे अंगों तक पहुंच गया है। और अभी जैसे आपने कहा कि ऐसे रोज नए नए केसेस सुनने को मिल रहे हैं। इसमें जो मैंने अभी फिलहाल की जो रिसर्च पढ़ी है वो कहती है कि ये जो हार्ट डैमेज हो रहा है वो पहले बुजुर्गों में ज्यादा खतरा था, इन सबको जो जिनमें बहुत सारी पहले से बीमारियां थी हार्ट से रिलेटेड। लेकिन अब जो है ये स्टूडेंट अब ये स्टूडेंट एथलीट्स में भी जो है केसेस बढ़ा रहा है फिलहाल। एथलीट का हार्ट जो है ना वो प्रोन होता है क्योंकि उसमें जो ये रिसेप्टर होते हैं ज्यादा होते हैं, उसमें ये आसानी से दाखिल हो जाता है और हार्ट को कमजोर कर देता है। और हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसमें हार्ट के वाल्व खराब हो सकते हैं और हार्ट में ब्लड जम सकता है और हार्ट के मसल्स कमजोर हो सकते हैं। ये 4 चीजें हो सकती हैं। तो डॉक्टर आप क्या मतलब ये जो स्टूडेंट एथलीट्स हैं, अभी कॉलेजेस में बहुत सारे एथलेटिक्स प्रोग्राम्स हो रहे होंगे और ये सब हो रहे होंगे, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि मतलब किस तरह से, क्योंकि मुझे जैसे लगता था कि मतलब एथलीट्स इतना भागते दौड़ते हैं, उनका जो दिल होगा सबसे स्ट्रांग होगा, लेकिन अभी यहाँ पे इस रिसर्च पे ये मतलब उस चीज को खारिज कर रही है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इसलिए खारिज करिए कि स्ट्रॉन्ग हार्ट में एस रिसेप्टर्स की तादाद भी ज्यादा होती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि जिन लोगों को कोरोना हो गया उनसे वो बच के रहें, अपने को मजबूत रखें, हल्का व्यायाम करें, तेज व्यायाम ना करें, थके नहीं, अपनी एनर्जी को कंजर्व करें। उनको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, शंख बजाएं, बांसुरी बजाएं, बैलून फुलाएं। तो इससे जो है हार्ट के अंदर वो शक्ति आ जाती है जिससे कोरोना का जो है संक्रमण कम हो जाता है। और मास्क लगाना उनके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना मेरे और आपके लिए जरूरी है। तो मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और कोरोना से बचे। और मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ, हल्दी वाला दूध, तुलसी का पत्ता और कलौंजी का इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छी चीज है। तो ये तीनों चीजें इस्तेमाल करें। दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एथलीट के लिए रोकथाम। और अगर वो पेटेंट चीज चाहें तो क्वर्सिटीन एक चीज होती है, क्वर्सिटीन जो है उसका इस्तेमाल करें, ऑनलाइन भी मिल जाती है। वो एक सॉल्ट होता है क्वर्सिटीन, तो क्वर्सिटीन का इस्तेमाल करें एथलीट के लिए, खासतौर से क्रॉनिक है हार्ट को बचाने के लिए। तो ये वो कर सकते हैं और अपनी नियमित व्यायाम करते रहें। और मास्क को बिल्कुल न भूलें। मास्क है मेरा अपना सुरक्षा कवच, M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच, MASK, मास्क मेरा अपना सुरक्षा कवच। तो डॉक्टर जैसे मान लीजिए कि इन्हें जो स्टूडेंट एथलीट्स है इन्हें कोरोना हो जाता है और उसके ठीक होने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कितने महीनों तक प्ले ग्राउंड पर, फील्ड पर नहीं जाना चाहिए? पहले तो मैं कहूँगा आपने बहुत ही ब्रिलियंट सवाल पूछा है। आजकल हम जो देख रहे हैं वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम देख रहे हैं। कोविड होने के बाद 3 महीने तक ये कोविड परेशान करता है और ये तमाम सिम्टम जिनकी अभी हमने बात की है 3 महीने तक प्रकट हो सकते हैं। तो 3 महीने बहुत बच के रहना है कोरोना होने के बाद, और इससे कोई भी मुतासिर हो सकता है। आमतौर पे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, एक्सरसाइज करने में परेशानी होती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाइए। अभी आप देखेंगी और हमारा आप बात करेंगे आने वाले दिनों में पोस्ट कोविड क्लिनिक खुलेंगी। पोस्ट कोविड क्लिनिक इसलिए खोलनी पड़ेंगी क्योंकि कोविड से जो लोग ठीक हो गए हैं वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी बाकी रह जा रही है। किसी के फेफड़े खराब हो रहे हैं, फाइब्रोस हो रहे हैं, किसी का दिल कमजोर हो रहा है, किसी का दिमाग कमजोर हो रहा है। तो ये पोस्ट कोविड क्लिनिक खुलने वाली है बहुत जल्दी,
और उनमें हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, इनके संसाधन जुटाएंगे ताकि ये अपने फिर से नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो पोस्ट कोविड ये पूरा एक मुअम्मा है, एक पूरा स्कीम है जो पोस्ट कोविड लोगों के लिए पूरी लागू होगी और अभी ये केसेस देखने में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम वली हमसे बातचीत करने के लिए। और अब चलते हैं आज तक के पत्रकार पंकज जैन के पास, जिन्होंने अभिषेक आनंद के साथ मिलकर दिल्ली के कोरोना ऐप का रियलिटी चेक किया। इस ऐप में बेड से रिलेटेड जानकारी का रियल टाइम बेड्स की जानकारी के साथ मिलान किया। हमारी सहयोगी साक्षी ने बात की है, सुनिए। पंकज जी, दिल्ली कोरोना ऐप से लेकर आपने एक रियलिटी चेक किया था। रियल टाइम बेड की अवेलेबिलिटी भी आपने देखी होगी अस्पतालों में, तो क्या निकल कर आया बाहर? देखिए, इनमें जो शिकायत सबसे ज्यादा आ रही है दिल्ली कोरोना ऐप को लेकर, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं और अस्पताल जाना चाहते हैं, वो सबसे पहले दिल्ली कोरोना ऐप का इस्तेमाल करते हैं और ये देखते हैं कि अगर उन्हें आईसीयू बेड चाहिए तो उनके घर के आसपास जो नजदीकी अस्पताल है, चाहे वो प्राइवेट हो या तो सरकारी हो, क्या वहां पर बेड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर वो अस्पताल जाते हैं तो वहां उनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में पिछले कुछ दिनों से जब से दिल्ली में रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं 24 घंटे में, कई ऐसी शिकायतें सामने आई हैं जहां पर लोगों को कोरोना ऐप पर बेड की संख्या तो दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां ये कहा जाता है कि यहाँ बेड उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे मामले हमें देखने के लिए मिले हैं जिन्हें लेकर अब सरकार जो है बेड की संख्या बढ़ाने के लिए भी आदेश जारी कर चुकी है। और इस पूरे मामले में हमने दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सतीश जैन, उनसे भी बातचीत की और उन्होंने हमें ये बताया कि दिल्ली में जो प्राइवेट अस्पताल है, दिल्ली के जो बड़े प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पर कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां पर 80% बेड जो है वो आरक्षित किए गए थे। लेकिन ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया और उसके बाद ये आदेश जो है एक तरह से रद्द हो गया। तो कहीं ना कहीं इसकी कोर्ट में एक अलग लड़ाई चल रही है। लेकिन बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो सरकार ने ये दावा किया है कि हाल ही में 110 आईसीयू बेड दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बढ़ाए गए हैं और ये धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। 3 से 4 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी जरूरत है दिल्ली में कि बेड की संख्या जिस तरह से लोगों की जरूरत बन रही है, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जिन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, ऐसे तमाम लोग जिन्हें आईसीयू बेड की जरूरत होती है, वो सीधे अपने घर से अस्पताल के लिए ही रवाना होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में सरकार और क्या ठोस कदम उठाती है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं, इन आंकड़ों को हम देखें और दिल्ली की कोरोना ऐप को अगर हम देखें तो ये अपने आप में थोड़ा हैरान जरूर करता है, क्योंकि होम आइसोलेशन में जितने भी मरीज अभी भर्ती हैं, जाहिर सी बात है उनमें सिम्टम्स कम होंगे या फिर सिम्टम्स बिल्कुल नहीं होंगे। तो एक खास आयु वर्ग के लोग ही अस्पतालों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम अगर आपको आंकड़ों की तरफ ले चलें तो ये देखने के लिए मिला कि कल सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में दर्ज हुए हैं। 7,745 कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में देखने के लिए मिले। और वहीं अगर हम देखें कि दिल्ली में फिलहाल कितने मरीज अस्पताल में भर्ती है, तो ये आंकड़ा सामने आया कि 8,072 जो बेड्स हैं उनमें मरीज इस वक्त भर्ती हैं, जबकि करीब 7,955 बेड्स ऐसे हैं जो खाली है। यानी कि अस्पतालों में अगर लोग जाते हैं तो उन्हें ये बेड वहां पर मिल सकते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है क्योंकि रोजाना जारी किया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन वहीं हम दिल्ली कोरोना ऐप को लगातार सर्च करते रहते हैं, हम ये देखते हैं कि कोरोना ऐप में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है, यहाँ पर कोई नई जानकारी तो नहीं आई है, क्योंकि अभी तक जितने भी आंकड़े हमें देखने के लिए टोक रही हूँ सर, क्या कारण हो सकता है सर कि रियलिटी बिल्कुल अलग है और ऐप पर ये सारी चीजें जो अपडेट हो रही हैं बेड्स को लेकर वो एकदम अलग है? आपको क्या लगता है सर? इसे दिल्ली में जो कोरोना ऐप तैयार की गई है उसमें एक सुनिश्चित वक्त पर ही तमाम आंकड़ों को अपडेट किया जाता है। जैसे कि दिल्ली में अभी हम देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो आईसीयू बेड्स हैं उनकी कुल संख्या 2043 है और
1640 बेड पर मरीज भर्ती हैं, जबकि 4 से 3 बेड अभी खाली हैं। और ये आंकड़े देख के जब लोग अस्पताल पहुंचते तो उन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी तक हर 6 घंटे में जो अस्पताल के द्वारा जानकारी एक सेंट्रल सर्वर को भेजी जाती है, उसके आधार पे इस कोरोना ऐप को अपडेट किया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक सरकारी अस्पताल है, वहां पर दोपहर 12 बजे 10 मरीज हैं और शाम 6 बजे तक वहां पर 5 मरीज और बढ़ जाते हैं। लेकिन कोरोना ऐप में ये अपडेट नहीं हो पाता है क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है जिसके बीच में ही मरीजों का यह आंकड़ा इस कोरोना ऐप पर अपडेट किया जाता है। बात ये भी की जा रही थी कि जो लाइव मॉनिटरिंग है या फिर लाइव टाइमिंग है, उसके दौरान ही ये आंकड़े अपडेट कर दिए जाए ताकि तुरंत लोगों को बेहतर अपडेट मिल सके। तो फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर दिल्ली में नहीं आ रहा है। और सर, इस चीज पर किसी ऑफिशियल या गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से कोई बयान आया है इस ऐप की केयरलेसनेस को अगर हम बात करें लेकर, या फिर कोई अपडेशन? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे हमने सवाल किया है क्योंकि जब शिकायतें बढ़ने लगी तो सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में एक जैसे ही मामले सामने आने लगे कि लोगों को कोरोना ऐप में संख्या तो दिखा रही है लेकिन वहाँ बेड उपलब्ध नहीं थे। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में आईसीयू बेड बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और फिलहाल सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार जो है वो पूरी स्थिति से निपटेगी, क्योंकि जो दिल्ली का मौसम है इस वक्त प्रदूषण है, साथ ही साथ भीड़ बहुत ज्यादा है। दिल्ली के बाजारों में लोग अपने घरों से ज्यादा निकल रहे हैं तो कोरोना के मामले भी ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं और ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार है वो सीधे अस्पताल का रुख करते हैं या उन्हें अस्पताल में जाना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि गाइडलाइन इस तरह से तैयार की गई है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी होता है कि आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जाए, जो कि दिल्ली में धीरे धीरे बढ़ रही है। और सरकार का ये कहना है कि फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया को ठीक करने का काम चल रहा है। तो देखना होगा कि कितनी जल्दी कोरोना ऐप हो या फिर आईसीयू बेड बढ़ाने की बात हो, इसे सरकार अमल में लाती है। तो ये थे आज तक के पत्रकार पंकज जैन, जिनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी साक्षी। अब आपको मिलवाते हैं कोरोना सर्वाइवर से शीतल ठवकर, जो महाराष्ट्र के भंडारा जिले के तुमसर से है। ये गृहिणी है और कोरोना से संक्रमित हो गई थी। आइए जानते हैं कैसे ये एक 80 साल की बुजुर्ग सास और 12 साल की बेटी के सहारे जीती कोरोना वायरस से जंग। हमारी सहयोगी शैल ने इनसे बात की है, आइए सुनते हैं। हाँ, तो आपको कैसे पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? हमारे घर में हम 4 लोग हैं। 4 में से हमारे यहाँ 3 लोगों को बुखार आया था, बुखार, सर्दी, खांसी। तो मैंने मेरे डॉक्टर भाई को फोन की और पूरे लक्षण बताई, तो उसने कहा मुझे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एक बार कोविड का टेस्ट कर लो बोले। फिर उसके बाद में हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तुरंत और वहां पे टेस्ट किया। तो टेस्ट में पता चला हमको कि हमारे फैमिली में से हम 2 लोग पॉजिटिव है, मैं और मेरे पति। अच्छा, और जब आपको पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में किस तरह की चिंताएं थी और किन किन तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा? सामना तो बहुत सारी तकलीफों का करना पड़ा, क्योंकि हमारे घर में मेरी सासू माँ और मेरी 12 साल की बेटी है। मेरी सासू माँ 80 साल की है, तो दोनों भी ऐसे काम करने लायक तो दोनों भी नहीं है। उनके सर पे अपन पूरा बोझा भी नहीं दे सकते थे काम का, या फिर बाहर से कुछ चीजें लाने का, या जो भी यानी सामान लगता है, खाना बनाना है। जैसे हम दोनों भी पॉजिटिव थे तो हम तो घर का कुछ काम भी नहीं कर सकते थे, खाना भी नहीं बना सकते थे उस समय। फिर मेरी बेटी ने बहुत काम की, मेरी बेटी ने और मेरी सास ने, हम लोगों को दवाई देने से, हम लोगों को खाना खिलाने से सब। आप होम आइसोलेशन में थे या कोविड वार्ड में आपका इलाज हुआ? नहीं, हम लोग होम आइसोलेशन में ही थे। अच्छा, तो उस वक्त आपको किस तरह का इलाज मिला? आप लोगों ने किस तरीके से अपना इलाज किया? मेरा भाई डॉक्टर है तो वो हमारे यहाँ आता था, वो गोंदिया में है, केटीएस हॉस्पिटल में सर्जन है वो।
तो वो हर 2 दिन के बाद में आता था, हम लोगों को चेक करके जाता था। उसने पूरी दवाई वगैरह पूरा उसने ही दिया था हमको, पूरा मेडिसिन वगैरह सब उसने वहां से ला के दिया। अच्छा, और प्रशासन की तरफ से आपको किसी तरह की सुविधा दी गई थी? नहीं नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली हम लोगों को। जी। और अब जब आप ठीक हो चुकी हैं तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में, इस बीमारी को लेकर? लोगों को तो इतना ही बताना चाहूंगी कि ये बीमारी से डरना तो नहीं है, क्योंकि जितना डरोगे उतना और ये होगा। बिना डरे डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ, हाथ बार बार धो, बस यही चीजों का पालन करना है। और घर में ज्यादा से ज्यादा घर में रहो, जब बहुत अर्जेंट है तभी घर से बाहर निकलना है। आपको क्या लगता है कि आपको ये कोरोना किस तरह से हुआ? मतलब आप कहीं गई थी जो भीड़ भाड़ वाला इलाका था, या किसी ऐसी जगह जहाँ पे पहले से ही कोरोना के मरीज थे? नहीं, एक्चुअली हमारे घर में कोई गेस्ट आए थे, तो उनको बहुत खांसी सर्दी बुखार था। तो उनको हमने पूछे तो उन्होंने बोले नहीं ऐसे ही, यानी ठंडा वंडा खाने की वजह से हुआ है बोले, और हमने चेक नहीं किए हैं बोले। तो मेरे मिस्टर को गाना गाने की, यानी गाना गाने का उनको बहुत शौक है, तो वो गाना गा रहे थे। सडनली वो आ गए, वो भी बोलने लगे कि मुझे भी गाना गाना है, मैं भी गाना गाऊंगा। उन्होंने माइक यूज किए, वही माइक मेरे हस्बैंड ने यूज किए। बस उसके दूसरे दिन से उनको बुखार आना चालू हुआ। पहले उनको बुखार आया, फिर मेरी सासू माँ को बुखार आया, उसके बाद में मेरी बेटी को बुखार आया। लेकिन भगवान की इतनी कृपा हुई कि उन दोनों को, यानी वो दोनों पॉजिटिव नहीं निकले। शीतल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हमेशा अच्छी सेहत बनी रहे। आज तक रेडियो की पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई। आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। आपको कोरोना कवरेज कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल जरूर पढ़ेंगे। लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मुझे अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।